नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फ्रेश स्टीरिंग्स ऑन फेडरलिज्म एज अ न्यू पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख द फेडरल लेट डाउन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। संघवाद के सामने राजनीति की चुनौती। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। केंद्र और राज्यों के बीच तनाव की स्थिति बनना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। हर हफ्ते कहीं न कहीं केंद्र राज्य संघर्ष सामने आ जाता है। फिर चाहे राज्य के वित्त मंत्रियों का जीएसटी बंटवारे पर विरोध हो, कृषि कानूनों पर मतभेद हो, ऑक्सीजन सप्लाई पर विवाद हो या फिर टीकाकरण नीति लागू करने का मामला हो। बीते कुछ सालों में इस तरह के तनाव लगातार सामने आते रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार पर संघवाद को कमजोर करने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी कड़ी में ताजा मामला सहकारिता मंत्रालय के गठन से उपजे विवाद से जुड़ा हुआ है। देश के कई विपक्षी दल और क्षेत्रीय पार्टियां नया सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने का विरोध कर रही हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार के इस कदम को देश के संघवाद में घुसपैठ करार दिया है। विरोधियों का कहना है कि संविधान के मुताबिक सहकारिता राज्य का विषय है। ऐसे में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन राज्य सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में यह देश के संघवाद को नष्ट करने का एक सचेत प्रयास है। विपक्ष इस कदम को सियासी महत्वाकांक्षा पूरा करने का हथियार बता रहा है। उनका कहना है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक की सहकारी संस्थाओं में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बीजेपी सरकार ये कदम उठा रही है, क्योंकि इन राज्यों में सहकारिता काफी मजबूत है और राजनीति में काफी मजबूत पकड़ रखती है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब भारत के संघवाद पर राजनीति काफी हावी हो गई है। सवाल ये भी है कि केंद्र राज्यों के बीच दरकते संबंधों को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के प्रयासों की दरकार है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संघवाद क्या है और भारत में संघवाद का क्या स्वरूप है। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद होते हैं। पहला केंद्रीय स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पर। इस तरह एक संघीय शासन वह है जिसमें संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है। भारत की स्थिति में संघात्मक व्यवस्था से मतलब ऐसी शासन प्रणाली से है जहां पर संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकार के बीच किया जाता है एवं दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। भारतीय संविधान का संघीय चरित्र इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी महासंघ या फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसकी जगह पर संविधान में भारत को राज्यों के संघ के रूप में संबोधित किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों में विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूचियां शामिल हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें संघीय सूची के तहत दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार को और राज्य सूची में वर्णित विषयों पर राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जबकि समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि किसी विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होंगे। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की पीठ ने संघवाद को भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना का एक हिस्सा माना है। जानकार मानते हैं कि भारत एक अर्ध संघीय देश है जिसमें एकात्मक सरकार की भी कुछ विशेषताएं मौजूद हैं। संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता जैसी सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय संघवाद का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। ऐसे में सवाल है कि भारत में संघवाद की प्रवृत्ति अब तक किस तरह की रही है। भारतीय राजनीति में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जिसने संघीय प्रणाली को कई स्तरों पर प्रभावित किया है। इसके कारण देश में संघवाद के अलग अलग चरण देखने को मिलते हैं।
1950 से 1967 तक लगभग पूरे देश में कांग्रेस का शासन रहा। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे संस्थानों ने केंद्र का महत्व बढ़ा दिया। इस समय एक दलीय आधिपत्य ने शक्ति के केंद्रीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसलिए इसे केंद्रीकृत संघवाद का काल कहा जाता है। जब तक केंद्र और राज्यों में समान पार्टियों की सरकारें रहीं, तब तक यह चरण प्रभावी रहा। यह दौर तब बदला जब 1967 में कई राज्यों में मिलीजुली गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इसके बाद भारतीय संघीय व्यवस्था में दूसरा संघर्षात्मक चरण शुरू हुआ। 1967 से 1971 तक का काल कमजोर केंद्र, कमजोर राज्यों वाले संघ की तस्वीर पेश करता है। जहां केंद्र में बटी कांग्रेस मजबूत नेतृत्व की तलाश में थी, तो वहीं राज्यों में साझा सरकारें अस्तित्व के लिए प्रयासरत थीं। इस दौर में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न विवादों के बावजूद दोनों ही अपनी अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण एक दूसरे से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं थीं। इस काल को सहयोगी संघवाद का दौर कहा गया। तो वहीं 1971 से 1977 तक के काल को एकात्मक संघवाद का काल कहा गया। दरअसल 1971 के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक एकाधिकार स्थापित हो गया। इस समय न्यायपालिका की शक्ति में कमी की कोशिशें हुई और राज्य सरकारों का इच्छानुसार गठन और पुनर्गठन किया गया। यह दौर तब बदला जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद संघीय व्यवस्था में नए युग की शुरुआत हुई, जिसे संघवाद का तीसरा प्रतिस्पर्धात्मक चरण कह सकते हैं। इस दौर में केंद्र ने राज्य सरकारों को संघ और अन्य राज्यों के साथ सुशासन, विकास और समावेशी राजनीति में प्रतिस्पर्धा करने का आह्वान किया और इसे सहकारी संघवाद की शुरुआत बताया। इस दौर में भी केंद्र सरकार पर गैर बीजेपी सरकार वाले राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करने के आरोप लगे। जब दोबारा से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई तो केंद्र और राज्यों के बीच रस्साकशी काफी बढ़ गई। इससे संघीय व्यवस्था के चौथे चरण में आक्रामक संघवाद की शुरुआत हो गई, जो संविधान, लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था और राजनीतिक संस्कृति सभी के लिए खतरनाक है। बीते कुछ सालों में संघवाद को लेकर कई तरह की चुनौतियां पैदा हुई हैं। ऐसे में सवाल है कि भारत में संघवाद के लिए नई चुनौतियां क्या क्या हैं? भारत में संघवाद की राह में कई चुनौतियां हैं। पहली है विकास के नाम पर राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण। बीते कुछ सालों में देश के विकास में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं और दृष्टिकोण प्रस्तावित किए हैं, जो संघीय सिद्धांत को कमजोर कर सकते हैं। मसलन एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रिड जैसे विजन। ऐसी योजनाओं के चलते जो विषय विशुद्ध रूप से राज्य के मसले थे, उन पर भी केंद्र हावी हो रहा है। ऐसी स्थिति में राज्य केवल क्रियान्वयन एजेंसी मात्र बनकर रह गए हैं। इन योजनाओं के लक्ष्य तय करने और उन्हें तैयार करने में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। मिसाल के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसे विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मानते हैं। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी इसी दिशा में एक और कदम है, जिसमें देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना को तैयार करने और उसका मुख्य लक्ष्य तय करने में भी राज्य सरकारों की भूमिका बेहद कम या न के बराबर है। एक अहम चुनौती राज्यों को कमजोर करने से जुड़ी है। हाल के सालों में कुछ ऐसे नियम, अधिनियम और व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिनके चलते राज्य कमजोर हुए हैं। मसलन हाल ही में दिल्ली के NCT संशोधन अधिनियम 2021 की अधिसूचना जारी कर दी गई। यह एक्ट भी केंद्र सरकार की केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को दिखाता है। इसी तरह 2019 में जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। हालिया कृषि अधिनियम जो किसानों को कृषि उपज बाजार समिति APMC के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं और अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, उसने राज्य सूची का अतिक्रमण किया है। संसद संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि उपज एवं बाजारों के संबंध में एक कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि कृषि एवं बाजार राज्य के विषय हैं। इसी तरह बैंकिंग नियमों में संशोधन कर RBI की निगरानी में सहकारी बैंकों को लाया गया है, जबकि सहकारिता समितियां संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। इसी तरह केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए शक्तियों को केंद्रीकृत करते हुए महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था।
हालांकि केंद्र द्वारा दिए गए इस विधायी जनादेश के लिए केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए, लेकिन केंद्र द्वारा राज्यों को बाध्यकारी कोविड-19 दिशा निर्देश जारी किए गए। चाहे वैक्सीन आवंटन हो, ऑक्सीजन की कमी हो या अन्य समस्याएं हो, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की यह सामान्य शिकायत रही है कि उनकी बात को सुना ही नहीं जाता। एक चुनौती कार्यपालिका और विधायी आक्रमण के प्रयोग की भी है। केंद्रीय संस्थाएं राज्य संस्थानों के नीतिगत तंत्र को लगातार कमजोर कर रही हैं। इस आक्रमण से नियुक्तियां भी अछूती नहीं हैं। राज्यों को दरकिनार कर कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरण भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। राज्यों के जनप्रतिनिधियों से संपर्क किए बिना ही सचिवों और जिला कलेक्टरों से संपर्क साधा जा रहा है। इसका एक उदाहरण केंद्रीय शिक्षा मंत्री का सीधे शिक्षा सचिवों के साथ बैठक करना है। पिछले कुछ सालों में कुछ अन्य घटनाक्रम भी सामने आए हैं जिनसे केंद्र का दखल बढ़ने का संकेत मिलता है। मिसाल के लिए भारत जैसे विविधता भरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मोदी सरकार के प्रस्ताव को कई राज्य चुनाव के केंद्रीकरण के तौर पर देख रहे हैं। एक देश एक चुनाव हमारे संघीय ढांचे की भावना से मेल नहीं खाता, क्योंकि इससे क्षेत्रीय पार्टियों की कीमत पर देश की बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा होगा। 15वें वित्त आयोग के गठन को लेकर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। इसे 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों को संसाधनों के बंटवारे पर काम करने को कहा गया, न कि 1971 की जनगणना के आधार पर। दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे उत्तर भारतीय राज्यों को फायदा होगा और उन्हें नुकसान होगा। इसी तरह पिछले कुछ महीनों में जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच काफी गतिरोध देखा गया है, जिसके चलते केंद्र राज्य संबंधों में गिरावट आई है। दरअसल इस साल आर्थिक सुस्ती और कोविड-19 महामारी के कारण कर संग्रहण कम हुआ, जिससे राजस्व में भारी कमी आई है। साथ ही क्षतिपूर्ति निधि में उपलब्ध संसाधनों को भी घटा दिया गया। जगह जगह पर राजस्व जुटाने की सीमित क्षमताओं के साथ केंद्र ने कड़ा रुख अपना रखा है। इसकी वजह से संघीय ढांचे में तनाव पैदा हो रहा है। संघवाद की एक और चुनौती सामाजिक सांस्कृतिक नींव में निहित है। संघवाद के कानूनी संवैधानिक पक्षों के अलावा सांस्कृतिक संस्थानों की क्षेत्रगत विभिन्नता ही भारतीय संघवाद के अस्तित्व को बनाए रखती है। लेकिन वर्तमान में क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं के वाहकों को अब हिंदू धर्म का ही विस्तार माना जा रहा है। अभी तक जिस तमिल को वेद विरोधी परंपरा का प्रतीक माना जाता था, अब उसे हिंदू धर्म का भाग माना जा रहा है। तमिल मुसलमानों ईसाइयों को बाहरी कहा जा रहा है। असम, बंगाल और केरल आदि राज्यों में भी यही राजनैतिक खेल खेला जा रहा है। संवैधानिक संकट बनते हुए इस तनाव का स्पष्ट उदाहरण है पश्चिम बंगाल। हालिया चुनाव के बाद से राज्य नेतृत्व और मौजूदा केंद्रीय सरकार के बीच युद्ध रेखा खींच गई है। इसका ताजा उदाहरण है बंगाल के मुख्य सचिव का राष्ट्रीय राजधानी ट्रांसफर करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर केंद्र और ममता सरकार के बीच संघर्ष। इस आदेश को नाराज मुख्यमंत्री ने मानने से इनकार कर दिया। जाहिर है, जब केंद्र और राज्य सरकार को कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए साथ काम करना चाहिए, तब उनके अहम के टकराव ने केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक व्यवस्था को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में देश में संघवाद के समक्ष मौजूद चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए, ताकि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राज्यों की अधिक भूमिका सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। वैचारिक स्पर्धा को राजनीतिक संघर्ष का रंग देना और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना केंद्र और राज्यों दोनों के लिए ही सही नहीं है। ऐसे कई पहलू हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को सोचना होगा, जिससे संघीय व्यवस्था में सहयोग, समन्वय और स्वस्थ स्पर्धा के चलते सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। इसके लिए संघ और राज्य दोनों को कुछ मुद्दों पर बैकफुट पर आना होगा। मसलन केंद्र में भाजपा को राज्यों में विकास के लिए डबल इंजन सरकार की अवधारणा को छोड़ना होगा, क्योंकि चाहे दोनों जगह एक ही दल की सरकार हो या भिन्न दल की, विकास तो करना ही होगा। इसी तरह राज्य में काबिज दलों जैसे तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना द्रमुक, अन्ना द्रमुक, बीजू जनता दल आदि दलों को भीतरी बनाम बाहरी के विभाजन को छोड़कर जनता के विकास के लिए काम करना होगा। भारत को एक तरफा केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण के बजाय राष्ट्रीय नीति ढांचे के भीतर केंद्र राज्य समन्वय बढ़ाने की जरूरत है। समन्वय में कम से कम केंद्र और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच संचार, सूचना साझाकरण और चर्चा शामिल होगी। इसके लिए अंतर सरकारी संस्थानों जैसे अंतर राज्य परिषद, नीति आयोग आदि मैकेनिज्म का सहारा लिया जा सकता है।
संघवाद को मजबूत करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए अंतर्राज्य मंच स्थापित किया जा सकता है, जो राज्यों के बीच विश्वास और एक आम एजेंडा बनाने के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है। यह मंच राज्यों को राजकोषीय संघवाद के मामले में नियमित बातचीत के लिए एक साथ ला सकता है। इस संदर्भ में अंतर्राज्यीय परिषद को पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसी कड़ी में FRBM मानदंडों में ढील दी जा सकती है। राज्यों द्वारा बाजार उधारी के संबंध में FRBM अधिनियम द्वारा लगाई गई सीमाओं में ढील सही दिशा में एक कदम होगा। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा संप्रभु गारंटी के माध्यम से इन सुधारों का समर्थन किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को धन मुहैया करा सकती है ताकि वे राज्य स्तर पर संकट से निपटने के लिए जरूरी कार्रवाई कर सकें। आपको बता दें कि FRBM यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में लागू हुआ। यह राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य तय करता है। संघवाद को कायम रखने के लिए राजनीतिक परिपक्वता और संघीय सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता की जरूरत है। संघवाद की मजबूती के लिए राजनेताओं को राष्ट्रवाद को लेकर बयानबाजी पर काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि यह संघवाद को राष्ट्रवाद और विकास के खिलाफ खड़ा करती है। तभी हम केंद्र और राज्यों के बीच दरकते संबंधों को बचा सकेंगे। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत में संघवाद को राजनीति ने आकार दिया है और राजनीति ही संघीय व्यवस्था को कमजोर कर रही है। हालिया उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में इस कथन का परीक्षण कीजिए।